हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि डेली आपके टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी पर्यावरण के लिए। तो आज हम भाग 1 है ये पर्यावरण का, और इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रमुख की बात कर रहा है, तो सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी CO2 होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी प्रमुख गैस होती है। ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस में गिनी जाती है क्या? CO2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो आपकी मीथेन आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपकी एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है। CFC आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। HFC आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा SF6 भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। NF3 भी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो ये कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसेस थी, इनको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो आपको एक से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता। तो देखिए, ऑप्शन पहला है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या लकड़ी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा क्या होती है? जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य से प्राप्त की गई ऊर्जा कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाती। इसके अलावा अन्य ऊर्जा की बात करें तो आपकी पवन ऊर्जा भी क्या होगी? कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। ऐसी आपकी जलीय ऊर्जा भी क्या होगी? आपकी कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगी। मतलब जलीय ऊर्जा का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि जो टरबाइन होता है, टरबाइन के ऊपर जब जलकर आते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो भी आपकी एक तरीके से प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो भूतापीय ऊर्जा भी एक तरीके से प्रदूषण नहीं फैलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 22 सितंबर, 22 अप्रैल, 22 मार्च या 22 मई। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि जो जैव विविधता दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करके बतानी है कि इस बार इसकी क्या थीम रही है जैव विविधता दिवस की। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो आपका कौन सा होगा? जल में लवण की मात्रा बढ़ना, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, जल चक्र का बाधित होना या वर्षा की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का क्रम क्या है? तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का क्रम क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपकी को क्या होती है? सबसे पहले आपकी प्रकाश ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के बाद में क्या आती है? आपकी ताप ऊर्जा आती है। ताप के बाद में क्या आती है? आपकी रासायनिक ऊर्जा आती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखा जाए तो सबसे पहले क्या सूर्य हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। उस प्रकाश से क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है। उस ताप के द्वारा ही क्या होता है? रासायनिक क्रिया होती है। जैसे आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया यही है कि प्रकाश से क्या उत्पन्न होता है? ताप उत्पन्न होता है। उस ताप से ही अंदर क्या होती है? पत्तियों में रासायनिक क्रिया होती है, जिससे कि पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, प्रकाश, ताप और रासायनिक ऊर्जा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारत में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी 1952 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आपका निचले स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। देखिए, यहाँ पे अगर ऊर्जा के स्तर की बात करें तो आप ये देखते हो कि अगर आप उसका पिरामिड बनाओगे ऊर्जा का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे नीचे आपके क्या आते हैं? सबसे नीचे आपके पेड़ पौधे आते हैं, जो आपके क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं।
तो देखिए ऊर्जा का प्रवाह आता कहाँ से? ऊर्जा का प्रवाह चलता है निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर। क्यों? क्योंकि जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं किसको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं। तो उत्पादक से जो एनर्जी मिलेगी वो किसमें जाएगी? आपके प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। फिर द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी। इस तरीके से आपकी एनर्जी निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर चलती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1992 में। ठीक है, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी वो 1992 में की गई थी। तो आपको ये बताना है कमेंट करके नीचे कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, विजय जठधारी या मेघा कुमारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेधा पाटेकर। जो आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? आपके मेधा पाटेकर संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस सम्मेलन से संबंधित है? परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध, मौसम परिवर्तन से संबंधित, या जलवायु परिवर्तन, या सीमा पर आतंकवाद। तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपकी जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अब बात ये आती है क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब किया गया? तो इस जो क्योटो प्रोटोकॉल को जो लागू किया गया था वो 1998 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, कहाँ पर? जापान में। ठीक है, कहाँ पर किए गए? जापान में किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वातावरण की ओजोन परत जीवित जीवों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रवेश को रोकता है, एक्स-रे के प्रवेश को रोकता है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखता है, या पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा को रोकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट किरणें के प्रवेश को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्ब्रे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, या लक्षद्वीप या मिनिकॉय की खाड़ी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैम्ब्रे की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जीव कहाँ रहता है? जहाँ जीव रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ठीक है, जहाँ जीव रहता है उसे हम क्या कहेंगे? आवास। तो क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द किसने दिया? पहला ऑप्शन है ईओ विल्सन, आर जे बॉन्स, एन मायर्स, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या करना, ऑप्शन नंबर डी को हटा करके यहाँ पे चेंज कर लेना डब्ल्यू सी रोजिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डब्ल्यू सी रोजिन ही होगा। जैव विविधता शब्द जो दिया था वो डब्ल्यू सी रोजिन ने दिया था। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो बकरी, सांप, मेढक या हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेढक जो होगा आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? ये मुख्य आपकी ग्रीन हाउस गैस भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का कारण क्या है? वनोन्मूलन, औद्योगिक प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन को जलाने में, या उपयुक्त सभी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का जो कारण है वो आपके उपयुक्त सभी होगा आंसर। ठीक है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। लाइकेंस क्या करते हैं? वो सहोपकारिता क्या होती है? ये सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो सहोपकारिता अभिव्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में जो मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, ऑक्सीजन, ईथेन या हाइड्रोजन। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आपका मीथेन पाया जाता है। जीव मंडल है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, या पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन, पर्वत, महासागर या रेगिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। महासागर जो है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो बहुत ज्यादा मतलब चेंज नहीं होता, स्थिर ही रहता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऊर्जा का प्रभाव, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, जीवधारियों में विद्यमान विविधता, अजैविक पदार्थों का चक्रण। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है आपका ऊर्जा का प्रवाह। और ऊर्जा का प्रवाह डायरेक्टली संबंधित किससे होता है? खाद्य श्रृंखला से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वातावरणीय प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या डीडीटी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। जब कोयलों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब कौन सी गैस निकलती है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या निकलेगी? कोल गैस निकलती है। ठीक है, जब कोयलों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपकी कोल गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो है इन्हीं से ऊर्जा किसको मिलती है? मांसाहारी को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो जल के साथ में क्रिया करके क्या बना लेती है? H2SO4 बना लेती है। ठीक है, मतलब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो क्या करता है, एक अम्ल होता है। और अम्ल ही क्या करता है, एक तरीके से जब अम्ल किसी चीज़ पे पड़ता है तो उसके कलर को फीका कर देता है। ठीक है, तो ताजमहल पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो एसिड रेन का पड़ा है, और एसिड रेन में जो होता है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं? हम इसको सहभोजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण ऊर्जा आवश्यक है किसके लिए? बीजों के अंकुरण में, वृद्धि एवं गति में, पुष्पन में, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक होती है। वाहन उत्सर्जन के प्रदूषकों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बोरेटर, साइलेंसर, स्पीडोमीटर या कैटालिटिक कन्वर्टर? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कार्बोरेटर का। तो ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप, मैं ये मानता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ही लगा लोगे तो आपका यूपी टेट के जो क्वेश्चंस होंगे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में। पार्ट 2 में फिर से हम 30 क्वेश्चंस का एक इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।